नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, पिछले कई वीडियो हमने BTSC के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप लोगों के लिए हमने लाए थे, जिसमें हमने सीरीज़ वाइज हर एक सब्जेक्ट का, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, CHN का, आपका MSN का, गायनकोलॉजी का, ठीक है, तो पीडिया का, हमने सारे सब्जेक्ट से आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि BTSC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसका हमने सीरीज़ वाइज आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया था, आप लोगों के लिए वीडियो लाया था। उसी सीरीज़ में आज हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सीरीज़ 3 का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और आपको पता होगा कि BTSC जो है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम ले रहा है नर्सिंग का, तो जिस प्रकार से क्वेश्चन रहने का एक क्वेश्चन रहने का जो संभावना है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, ठीक है। हालांकि BTSC ने यह क्लियर किया है कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 100 नंबर में अभी ये डिसाइड नहीं है कि उसमें से 80-20 का रेशियो रहेगा या 90-10 का रेशियो रहेगा। हालांकि बिहार NHM में जो आपने क्वेश्चन देखे होंगे उसमें 90-10 का है रेशियो। 90-10 क्या है, मतलब कि 90 क्वेश्चन नर्सिंग से और बाकी के 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से BTSC ने हमने देखा है कि जो BTSC JEE का एग्ज़ाम लेना है, ठीक है, BTSC JEE का जो उन्होंने सिलेबस दिया था, तो BTSC JEE में क्या है 70-30 का है, ठीक है। यानी कि 70 जो क्वेश्चन रहेंगे वो ट्रेड से रहेंगे, जबकि 30 क्वेश्चन आपका GK GS और करंट अफेयर्स से रहेंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि नर्सिंग में भी जब BTSC GNM स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम लेगा तो उसमें भी हम देखेंगे कि 80-20 का रखता है या फिर 90-10 का रखता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन सिलेबस बेस्ड ही आप लोगों के लिए चुना है और हम देखते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है आपके लिए। तो चलिए विस्तार से एक बार हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे BTSC GNM का तैयारी जो है आसान भाषा में और इम्पोर्टेंट माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट करवाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका पित्त रस, जिसे आप बाइल जूस कहते हैं, जो कि एक डाइजेस्टिव जूस है, किसके द्वारा स्त्रावित होता है, ठीक है। बाइल जूस आप लोग जानते हैं, पित्त रस जिसे कहते हैं, किसके द्वारा स्त्रावित होता है या सेक्रेट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है आपका गाल ब्लडर, बी है आपका लीवर, सी है आपका इंटेस्टाइन, जबकि डी है आपका पैंक्रियाज, ठीक है। आप जानते होंगे बाइल जूस जिसका कि pH मान एवब होता है किससे, तो 7 से, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अम्ल आपका क्षारीय होता है, तो वो किसके द्वारा स्त्रावित होता है, सेक्रेट होता है, ठीक है। मतलब किसके द्वारा बाइल जूस जो है बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक में, डाइजेस्टिव सिस्टम में सेक्रेट किया जाता है, ठीक है। आप स्टोरेज जानते हैं, स्टोरेज आपका होता है कहाँ, गाल ब्लडर में, जबकि सेक्रेशन किसके माध्यम से होता है, तो ऑप्शन आपने देखा है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, लीवर, ठीक है। लीवर के द्वारा सेक्रेट होता है किसका, तो बाइल जूस का। लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड माना जाता है, ठीक है। तो लीवर हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, ब्रेस्ट का मॉडिफिकेशन कौन सी ग्रंथियों से होता है। ब्रेस्ट का मॉडिफिकेशन कह रहा है, आपने देखा होगा जब फीमेल में जब आपका मेंस्ट्रुएशन जब तक नहीं आता है, ठीक है, तब तक ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जब महिला एक बार मेंस्ट्रुएशन को प्राप्त करती है, जब फीमेल प्राप्त करती है मेंस्ट्रुएशन को, तो उसका ब्रेस्ट जो है डेवलप होने लगता है, ठीक है। ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है वो, उसका मॉडिफिकेशन जो है कौन सी ग्रंथियों से होता है, तो आप यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए है आपका थायराइड ग्रंथि, बी है आपका श्वेत ग्रंथि, सी है आपका बसामे ग्रंथि जिसे आप फैटी ग्रंथि बोलते हैं, और डी है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। तो ब्रेस्ट का मॉडिफिकेशन जो होता है, आप मेमरी ग्लैंड जानते हैं जो कि ब्रेस्ट ग्रंथि है, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन किससे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, श्वेत ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड, ठीक है। स्वीट ग्लैंड से ही मॉडिफिकेशन होकर के वो मेमरी ग्लैंड बन जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, चेचक के खिलाफ पहला सफल टीकाकरण किसने किया है। चेचक के खिलाफ, ठीक है, पहला सफल टीकाकरण किसने किया है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका लुइस पास्चर, बी है आपका रॉबर्ट हुक, सी है आपका रॉबर्ट कोच, जबकि डी है आपका एडवर्ड जेनर,
ठीक है। चेचक का जो सफल टीकाकरण किया गया था वो आपका ऑप्शन डी यानी कि एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, फ्रैक्चर यानी टूटना की सबसे गंभीर जटिलता क्या है। जटिलता मीन्स होता है कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, कि अगर आपका कहीं फ्रैक्चर हुआ है तो उससे क्या और हो सकता है। ठीक है, उसे हम लोग कॉम्प्लिकेशन या जटिलता कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका हेमरेज, बी है आपका इन्फेक्शन, सी है आपका एयर एम्बोलिज्म, जबकि डी है आपका फैट एम्बोलिज्म। तो फ्रैक्चर का सबसे जो जटिलता है, सबसे गंभीर जटिलता है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, फैट एम्बोलिज्म। फैट का जमाव जिसे आप कहते हैं, फैट का जमाव हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, पित्तरस किसमें संग्रहित होता है। संग्रहित होता है स्टोर। ठीक है, और पित्तरस जिसे आप बाइल जूस कहते हैं, तो बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, कहाँ उसका संग्रहण होता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ क्या है, ऑप्शन है आपका गाल ब्लडर, बी है आपका लीवर, सी है आपका इंटेस्टाइन, जबकि डी है आपका पेंक्रियाज। तो बाइल जूस का जो स्टोरेज होता है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, गाल ब्लडर में, जीबी में। ठीक है, गाल ब्लडर में उसका स्टोर होता है और सेक्रेशन किसके माध्यम से होता है, तो लीवर के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, प्रोटीन के पाचन के बाद अंतिम उत्पाद का क्या नाम है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे प्रोटीन हम लोग किसी खाद्य पदार्थ से हम लोग ग्रहण करते हैं, तो प्रोटीन का भी पाचन होता है हमारे बॉडी के अंदर। प्रोटीन का पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम में होने के बाद वह अलग अलग भागों में टूटता है। तो उसी में पूछ रहा है कि प्रोटीन के पाचन के बाद उसका अंतिम उत्पाद यानी कि अंतिम में जो वो विखंडित होता है प्रोटीन, जब प्रोटीन वो अंतिम उत्पाद उसका बचेगा तो उसका क्या नाम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है आपका लैक्टिक एसिड, बी है आपका फैटी एसिड, सी है आपका ग्लूकोज, जबकि डी है आपका एमिनो एसिड। तो प्रोटीन का जो प्रथम इकाई समझ लीजिए आप, प्रथम इकाई भी कहा जाता है उसको, प्रोटीन का प्रथम इकाई कह लीजिए या फिर अंतिम उत्पाद कह लीजिए। ठीक है, तो प्रोटीन का जो प्रथम इकाई होता है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है लास्टली किस में टूट जाता है, तो एमिनो एसिड के रूप में टूट जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, मीठे स्वाद यानी स्वीट टेस्ट की स्वाद कलिकाएँ, ठीक है, जीभ के कौन से भाग में पाई जाती है। आपके मुंह के अंदर जीभ में कौन सा भाग है जहाँ पे आप मीठे स्वाद को जो है महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका जीभ के किनारे, ठीक है, बी है आपका जीभ के पीछे, सी है आपका जीभ के आगे, जबकि डी है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मीठा स्वाद जो है आप किस भाग से महसूस कीजिएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जीभ के आगे वाला हिस्से। जीभ के आगे वाले हिस्से में क्या होता है, तो वो मीठा का स्वाद देगा आपको, और जो जीभ के किनारा होता है उसमें आपको क्या देगा, तो खट्टा स्वाद का देगा। ठीक है, और जीभ के पीछे वाले हिस्से में क्या होता है, तो आपको खट्टा लगेगा, जबकि जीभ के किनारे में क्या होता है, सॉल्टी टेस्ट आपको महसूस होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, फ्लोटिंग रिब्स की कुल कितनी संख्या होती है। फ्लोटिंग रिब्स आप जिसे फॉल्स रिब्स कहते हैं। ठीक है, फॉल्स रिब कहाँ पाया जाता है, तो आप जब स्टर्नम को देखिएगा, स्टर्नम, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से आपके रिब्स बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये स्टर्नम हो गया आपका। तो एक यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, दो होते हैं आपका बोन्स, दो बोन होते हैं रिब्स के जो कि स्टर्नम से जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, जिसे कि फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लोटिंग रिब्स की कुल कितनी संख्या है ये पूछ रहा है। आप देखिए यहाँ पे, हालांकि हम आपको इमेज के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका 5 जोड़ी, बी है आपका 3 जोड़ी, सी है आपका 1 जोड़ी, जबकि डी है आपका 2 जोड़ी। तो फ्लोटिंग रिब्स की जो कुल संख्या है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, 2 जोड़ी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, शरीर से अधिकतम हीट लॉस किसके द्वारा होता है। हीट लॉस तापमान का क्या होना, निकल जाना बाहर बॉडी से। ठीक है, तापमान का बॉडी से बाहर निकलना हीट लॉस कहलाता है। तो शरीर से किस भाग से सबसे ज़्यादा होता है हीट लॉस, तो देखिए ऑप्शन ए है आपका किडनी, बी है आपका लंग्स, सी है आपका लीवर, जबकि डी है आपका स्किन। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्किन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि स्किन क्या है, बाहरी इन्वायरमेंट में हम लोग का स्किन जो है
आता है, इसीलिए स्किन के माध्यम से जो है सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी अंगुलियों के समान प्रक्षेपण क्या कहलाते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद हम आपको एक बार अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका मलाशय यानी रेक्टम, आपका ऑप्शन बी है आपका बिली, सी है आपका एनस, जबकि डी है आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो छोटी आंत में जैसे देख लीजिए आप, इस प्रकार से एक छोटी आंत का हमने ये लिया है। ठीक है, अगर जो हम इस तरह से समझें कि छोटी आंत का एक हिस्सा है, तो बिली जो है ना, इस प्रकार से छोटी आंत के चारों तरफ के वाल में होते हैं। ठीक है, इस तरह से फिंगर लाइक स्पेस में, हम तो सही से बना नहीं पा रहे हैं, आप इससे समझ लीजिएगा। इसका काम क्या होता है कि आपके द्वारा खाए गए भोजन, जैसे कि मिनरल्स है या विटामिन है या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो भी आपके द्वारा खाए गए भोजन है, ठीक है, तो उसमें जो भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसका एब्जॉर्ब करना, ये काम होता है आपका बिली का। ठीक है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? तो बिली ही कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके द्वारा खाए गए भोजन को, जो भी विटामिन से मिनरल्स हैं, उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देते हैं। ठीक है, इसीलिए छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है छोटी आंत में। ठीक है, और जब बड़ी आंत में भोजन जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ जल का अवशोषण होता है, जबकि संपूर्ण पाचन कहाँ हो गया आपका? छोटी आंत में ही हो गया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाता है? तो बिली कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, बिली। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन आप जानते हैं, बिलिरुबिन अगर जो किसी के बॉडी में ज़्यादा होगा तो पीलिया का शिकायत होता है, हाथ पैर आँख जो है पीला होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है आपका प्लेटलेट के टूटने का अंतिम उत्पाद, बी है आपका पाचन के अंतिम उत्पाद, सी है आपका एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी के टूटने का अवशेष पदार्थ, जबकि डी है आपका पाचक एंजाइम। ठीक है, तो बिलिरुबिन क्या है? तो एक पाचक एंजाइम ही है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर के द्वारा सेक्रेट करके मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, पाचक एंजाइम। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। यूट्रस वाल की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? यूट्रस वाल मतलब कि जो गर्भाशय की जो दीवार है उसमें सबसे मोटी परत कौन सी है? ठीक है, आपको पता होगा कि यूट्रस का 3 लेयर में होता है, जो उसका वाल जो होता है वो 3 लेयर में होता है। ठीक है, तो कौन सा मोटी परत होगा? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका पेरीमेट्रियम, बी है आपका एंडोमेट्रियम, सी है आपका मायोमेट्रियम, जबकि डी है आपका एंडोकार्डियम। ठीक है, तो आपको कार्डियम हो गया, तो कार्डियम किसके लिए है? तो वो हार्ट के लिए है। तो बाकी 3 ऑप्शन में हमें देखना है तो सबसे मोटी परत कौन सी है। ठीक है, यूट्रस यानी कि गर्भाशय। ठीक है, तो गर्भाशय का एक बार लेयर हम लोग देख लेते हैं। तो गर्भाशय अगर जो हम इसको इंटरनल मानेंगे तो सबसे इंटरनल वाले जो लेयर हैं उसे कहा जाता है आपका इंडोमेट्रियम। ठीक है, इंडोमेट्रियम कहा जाता है, जबकि बीच वाला जो लेयर है इसे कहा जाता है मायोमेट्रियम। ठीक है, जबकि जो सबसे लास्ट वाला यानी कि सबसे बाहरी लेयर जो होगा वो आपका पेरीमेट्रियम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या होता है? तो पेरीमेट्रियम क्या है? यूट्रस को बाहर से सुरक्षा देता है। ठीक है, उसके बाद जो अंदर वाला है इंडोमेट्रियम, ये सॉफ्ट होता है, जो कि आपके जो बेबी हैं, जो फीटस हैं, उसे अच्छे से क्या होता है? अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जबकि जो बीच वाला लेयर है आपका मायोमेट्रियम है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि काफ़ी मोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे मोटा, तो सबसे मोटा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, मायोमेट्रियम। ठीक है, ये आपका बीच वाला लेयर मायोमेट्रियम होता है जो कि सबसे मोटा होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? फेलोपियन ट्यूब आप जानते हैं, इस तरह से अगर जो हम यूट्रस को बनाएं, ठीक है, सॉरी, तो बस खाली हम समझने के लिए आपको बना रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया? अगर फेलोपियन ट्यूब हो गया तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई, एक फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका 6 सेंटीमीटर, बी है आपका 15 सेंटीमीटर, सी है आपका 20 सेंटीमीटर, जबकि डी है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर होता है फेलोपियन ट्यूब की लंबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से ब्रेस्ट बोन कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका डायफ्राम, बी है आपका वर्टिब्रा, सी है आपका क्लेविकल, जबकि डी है आपका अस्टर्नम।
ब्रेस्ट बोन यानी कि छाती का हड्डी समझ लीजिए, ठीक है। ब्रेस्ट बोन छाती का हड्डी जो मेन मुख्य होता है वो कौन सा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अस्टर्नम। जानते हैं आप अस्टर्नम, जिसमें से रिब्स आके लगे होते हैं, ठीक है। जबकि क्लेविकल यहाँ होता है, वर्टिब्रा पीछे होता है, डायफ्राम यहाँ नीचे होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट का जो बोन है वो क्या होगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, अस्टर्नम, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक हमने काफ़ी अच्छा ऑफ़र लाया है। वो ऑफ़र जो है आप कॉम्पिटिटिव बुक के लिए है, ठीक है। हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, V2 नर्सिंग आप लोगों के लिए लाया है काफ़ी सस्ते दामों में नर्सिंग कॉम्पिटिटिव बुक, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आगामी BTSC नर्सिंग की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें जो की पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आपके BTSC सिलेबस जो होने वाला है उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। यह स्टाफ नर्स के भर्ती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। यह जो है आपको इंग्लिश माध्यम में मिल जाएगा, अगर आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी माध्यम में भी मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ये वही बुक है जो आपने देखा है। इसमें 7000 MCQ है, 4500 की पॉइंट्स है, जबकि 35 ओल्ड CHO के पेपर हैं, CCH के पेपर हैं, ठीक है। स्टाफ नर्स, ANM, CCH, CHO के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। आप यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। इसका जो लैंग्वेज है हिंदी है, जिसमें जो भी हार्ड वर्ड हैं वो आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे से बुक को जो है बनाया गया है, खास करके स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है। आप यह बुक जो है खरीदिए और BTSC का तैयारी जो है आप अपने घर पे अच्छे से कर सकते हैं। कंप्लीट तैयारी जो है आपको इस बुक से हो जाएगा। उसके बाद मिशन ओल्ड पेपर है उन छात्रों के लिए जुडका की तैयारी हो चुका है, अब वो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है इस बुक को ले सकते हैं, जिसमें से आपको 2015 से लेकर के 2023 तक का इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम नर्सिंग के हुए हैं उसके सारे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो छात्र एम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एम्स के लिए स्पेशली ये बुक जो है मिशन परिचारिका बनाया हुआ है, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें जो है आपको प्रोसीजर क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे और आसान भाषा में बुक जो है लिखी हुई है, और आपको यह काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। और इन सब बुक को खरीदने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक में हम दे देंगे, आप वहाँ से संपर्क करके इस बुक को खरीद सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, जीवन का मूलभूत आधार यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे कि आप जानते हैं, मनुष्य का शरीर का जो प्रथम इकाई माना जाता है वो किसे माना जाता है, जिसे आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका एटम, अणु, बी है आपका न्यूरॉन, सी है आपका सेल, जबकि डी है आपका न्यूक्लियस। तो जीवन का जो मूलभूत आधार है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वो आपका ऑप्शन सी यानी कि सेल को कहा जाता है, यानी कोशिका को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा सेल निर्माण करता है टिश्यू को, ठीक है। टिश्यू निर्माण किसे करता है, तो मसल्स या मांसपेशी को। उसके बाद सॉरी यहाँ पे आपको ऑर्गन आ जाएंगे, ठीक है। ऑर्गन समझ लीजिए, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, उसके बाद आपका कंप्लीट बॉडी, ठीक है। और टिश्यू से मिलकर क्या होता है, आपका मांसपेशी बन जाता है। उसके बाद ऑर्गन्स के निर्माण होते हैं, उसके बाद पूरे बॉडी का निर्माण होता है। तो सबसे जो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, वो आपका सेल होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सेल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। हम लोग जो ब्लड ग्रुप देखते हैं ए, बी, है ना, उसके बाद आपका ओ, ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुप का खोज है वो किसने किया था। तो ऑप्शन देखिए, ए है आपका रॉबर्ट कोच, बी है आपका कार्ल लैंडस्टीनर, जबकि डी है आपका रॉबर्ट हुक, जबकि आपका सी है आपका रॉबर्ट हुक, जबकि डी है आपका एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप किसके द्वारा खोजा गया है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद ऑप्शन 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका न्यूरॉन, बी है आपका ग्लोमेरुलार, जबकि सी है आपका एक्सोन, जबकि डी है आपका नेफ्रॉन। किडनी का पूछ रहा है, ठीक है।
तो किडनी का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है किडनी का सबसे प्रथम इकाई है, फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, इसीलिए इसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल हो गया और क्रियात्मक हो गया आपका फंक्शनल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। फीमेल यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होती है? यूरेथ्रा जिसे आप पेशाब की नली कहते हैं, ठीक है, तो फीमेल यूरेथ्रा की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका 4 सेंटीमीटर, बी है आपका 18 सेंटीमीटर, सी है आपका 10 सेंटीमीटर, जबकि डी है आपका 4 इंच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, फीमेल यूरेथ्रा की जो लंबाई है वो आपका ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो मेल का पूछा जाएगा तो 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, फीमेल में 4 सेंटीमीटर। इसीलिए जो है फीमेल को सबसे ज़्यादा यूटीआई जो होता है फीमेल में इसीलिए होता है क्योंकि उसका जो पेशाब की नली है, जो यूरेथ्रा है, वो छोटा है, तो वो क्या होता है, इन्फेक्शन के कांटेक्ट में जल्दी आ जाता है, इसीलिए उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। इंसुलिन का सेक्रेशन, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की कौन सी कोशिका करती है? इंसुलिन आप जानते हैं, इंसुलिन का ज़्यादा होना या कम होना डायबिटीज़ एक कहलाता है, ठीक है, मधुमेह कहलाता है। तो इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज में कौन सी कोशिका है जो कि करती है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है आपका अल्फा सेल, बी है आपका बीटा सेल, जबकि सी है आपका डेल्टा सेल, जबकि डी है आपका गामा सेल। तो इंसुलिन का जो सेक्रेशन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। इंसुलिन का जो स्राव होता है पेंक्रियाज में वो आपका ऑप्शन बी यानी कि बीटा सेल से होता है, ठीक है, बीटा सेल से होता है। कम इंसुलिन होता है तो क्या होता है, डायबिटीज़, इसीलिए तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होगा, तो बीटा सेल से होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सीएसएफ कहाँ से स्रावित यानी सेक्रेट होता है? सीएसएफ जिसे आप सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उसका जो सेक्रेशन होता है कहाँ से होता है? तो ऑप्शन देखिए क्या है, एरकेनॉइड बिली, वेनस फ्लेक्सस, हाइपोथैलेमस, जबकि डी है आपका कोरॉइड फ्लेक्सस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं सीएसएफ का जो सेक्रेशन होता है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, कोरॉइड फ्लेक्सस से होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सीएसएफ का अवशोषण पूछ रहा है, वहाँ पे सेक्रेशन था तो कोरॉइड फ्लेक्सस में होता था उसका सेक्रेशन, जबकि एब्जॉर्प्शन किस में होता है, अवशोषण किस में होता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका एरकेनॉइड बिली, बी आपका वेनस फ्लेक्सस, सी आपका हाइपोथैलेमस, जबकि डी आपका कोरॉइड फ्लेक्सस, ठीक है। तो सीएसएफ का जो अब्सॉर्प्शन होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, एरकेनॉइड बिली होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। एसेप्सिस का अर्थ क्या होता है? एसेप्सिस मतलब संक्रमण रहित होता है, ठीक है, संक्रमण रहित मतलब वहाँ पे किसी प्रकार का संक्रमण नहीं है, एसेप्सिस कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आपका फ्री फ्रॉम पेन, फ्री फ्रॉम नॉइज, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, जबकि डी आपका फ्री फ्रॉम एंजाइटी, ठीक है। तो एसेप्सिस का अर्थ क्या होता है? तो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन यानी कि सी हो जाएगा राइट आंसर, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मानव शरीर के एक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? मानव शरीर के एक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका 44, बी है आपका 22, सी है आपका 23, जबकि डी है आपका 46। तो आपको पता होगा मानव शरीर के एक कोशिका में जो गुणसूत्र होता है वो आपका 46 होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ठीक है, जैसे सिस्टोलिक बीपी आप जानते होंगे 120 नॉर्मल होता है, डायस्टोलिक बीपी कितना होता है? 80 होता है, ठीक है। तो इसके बीच का अंतर 120 माइनस 80 जितना आएगा उसे क्या कहते हैं? तो 120 माइनस 80 आ जाएगा तो 40 आएगा, ठीक है। तो इस अंतर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका ब्लड प्रेशर, बी है आपका पल्स प्रेशर, सी है आपका एपिकल प्रेशर, जबकि डी है आपका पल्स डेफिसिट। तो सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के अंतर जो होता है वो आपका पल्स प्रेशर यानी कि ऑप्शन बी कहलाता है, पल्स प्रेशर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वह कौन सी कैविटी है जहां पर स्केपुला ह्यूमरस के साथ शोल्डर जॉइंट बनाता है? हम कंधे की बात कर रहे हैं, वह कौन सा कैविटी है जहाँ पे स्केपुला यानी कि जो पीठ का हड्डी आप देख रहे हैं पीछे, ह्यूमरस आपका हाथ का हो गया हड्डी, ठीक है, उसके बाद शोल्डर जॉइंट कहाँ बनाता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है आपका ग्लेनॉइड, बी है आपका एसिटाबुलम, सी है आपका पेल्विक, जबकि डी है आपका थोरेसिक,
ठीक है। तो स्कैपुला ह्यूमरस के साथ शोल्डर जॉइंट कहाँ बनाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ग्लेनोइड में। ठीक है, ग्लेनोइड में। तो ये 25 क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया था। अब यहाँ पे हमने आपको आंसर की दे दिया है। इसका पीडीएफ जो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप आगे इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने जितने वीडियो हमने बनाए हैं सबका प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। और सबका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में दिए हुए हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, हम लिंक दे देंगे। ठीक है, और इंस्टेंट अपडेट आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो बुक हमने सजेस्ट किया है आपको कंपटीशन के लिए, क्वेश्चन बैंक, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के बीटीएससी के अगर जो हम बात करें, उसका सिलेबस का बात करें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, और आपको एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं जो कि वायरल हो रहा है आजकल ज़्यादा, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। फोटो जो है आजकल ग्रुप में ज़्यादा वायरल हो रहा है। ठीक है, ये हमारे एक मित्र ने हमको भेजा था। आप इसमें देखिए क्या है, बिहार जीएनएम वैकेंसी 2023, बिहार सरकार ने नर्सिंग छात्रों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होने वाली है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जीएनएम ए ग्रेड नर्सिंग की बहाली जल्द होने वाली है। अब इसका क्या सच्चाई है हम आपको बताएंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट ने कायद शुरू कर दी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जीएनएम बीएससी नर्सिंग छात्र आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, भारतीय नागरिक एज 25 इन जनरल के लिए 30 तक फॉर्म भर सकते हैं। बिहार नर्सिंग काउंसिल का अनिवार्य होना जरूरी है। एग्ज़ाम मोड क्या है, देखिए एग्ज़ाम रिटर्न ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम पैटर्न में है 100 मार्क्स का होगा, जिसमें क्वेश्चन नर्सिंग से रिलेटेड होंगे, सारे क्वेश्चन नर्सिंग से रिलेटेड होंगे। टोटल मार्क्स 125 का होगा, जिसमें 100 का एग्ज़ाम होगा और 25 मार्क्स जो है जो संविदा कर्मी हैं पहले से काम कर रहे हैं उसके लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे बाकायदा सिलेबस भी दिया हुआ है, देखिए CHN, MSN, पीडिया, OBG, न्यूट्रिशन, फंडामेंटल और साइकेट्रिक। जिसने ये बनाया है उसे पीडिया का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, साइकेट्रिक का स्पेलिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये किसने बनाया है हमें नहीं पता, लेकिन आजकल ये ग्रुप में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, कब तक आएगी, तो अगस्त 2023 के लास्ट वीक में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बाकायदा क्या लिखे हैं, जीएनएम वैकेंसी 2023 में बिहार के अदर स्टेट के कैंडिडेट भर सकते हैं क्या, तो बिहार का निबंधन होना जरूरी है। कितनी पोस्ट आएगी, तो 11,526। इसकी सच्चाई कितनी है, ये वाकई में फेक है। ठीक है, किसी वेबसाइट पे आप देखिएगा, वेबसाइट वाले इस तरह से अपडेट करके रखते हैं जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। ठीक है, अभी नियमावली आना है, पहले नियमावली आने के बाद ही वैकेंसी आएगी। हाँ, लेकिन जब भी आएगी तो वो एग्ज़ाम के पैटर्न ही होगा, उसमें एग्ज़ाम लिया ही जाएगा, चाहे वो CBT हो या फिर रिटर्न हो। ठीक है, और सिलेबस में आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए एग्ज़ाम तो होगा ही, चाहे वैकेंसी कभी भी आए। तो आप लोगों के लिए जो हमने बुक सजेस्ट किए हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग बुक को खरीदिए। उसमें थ्योरी प्लस MCQ दोनों दिया हुआ है। थ्योरी आप अपने अच्छे से पढ़िए थ्योरी, और थ्योरी के बाद जो है MCQ को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके बुक में लगभग 30 जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं बिहार में या MP में या फिर राजस्थान में, ठीक है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे आए हैं तो अगर जो चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।